नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पेरेंटल स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि साथियों यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेल की वैकेंसी आ चुकी है और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे ही इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा हम आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे। तो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, तो आज उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल हो रहा है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा है यूपीपीएससी ने और क्या इसमें प्री और मेंस होने वाला है, क्या दोनों एग्जाम अलग अलग होंगे। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपने चैनल पे हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके लिए ले आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है उसको दिखाते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या जानकारियाँ दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। इसकी विज्ञापन संख्या A1E1 2022 दिनांक 21/1/2022 21 तारीख को ये विज्ञापन निकाला गया है। ठीक है, तो ये विज्ञापन किस चीज़ का है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 पुनर्विज्ञापन वर्ष 2017 वाली जो वैकेंसी थी उसको पुनर्विज्ञापित किया गया है 2022 में, उसी का ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दी हुई है। तो ये तिथि जो है 21/1/2022 को होने वाली है। तो ये फॉर्म जो है 21 से भरना स्टार्ट हो गया है। तो आप इस फॉर्म को जो है 21 तारीख से भर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं इसमें। और वहीं पे दिया है कि इसका जो एग्जामिनेशन फीस है, परीक्षा शुल्क, वो कब जमा कर सकते हैं, कब तक। तो यहाँ पे देखिए डेट दी हुई है 17/2/2022 तक इसका एग्जामिनेशन फीस हम जमा कर सकते हैं। वहीं बात करें कि इसकी लास्ट डेट कब होने वाली है, कब तक ये फॉर्म जो है स्वीकार किया जाएगा, तो ये 21/2/2022 तक ये फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। मतलब 21 फरवरी तक आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो इसकी लास्ट डेट की बात करें अगर, तो ये फॉर्म जो है आपका 21 फरवरी 2022 तक सबमिट कर सकते हो आप। ठीक है, और साथियों वहीं पे बात करते हैं हम कि ये विज्ञापन कब का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये विज्ञापन दिनांक 12/1/2017 द्वारा विज्ञापित चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स पुरुष, जो ये 2017 में वैकेंसी निकाली गई थी 448, वही रिक्तियाँ जो है नहीं हो पाई थी। तो वो मामला जो है उच्च न्यायालय में चला गया था, तो वहाँ से उच्च न्यायालय से आदेश आया है, तो उसके बाद ये जो है वैकेंसी फिर से निकाली गई है। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है पूरी डिटेल। ठीक है, और उसके नीचे आ पाएंगे सबसे मेन जो है यहाँ पे देखने वाली बात है यही कि यहाँ पे कौन लोग एलिजिबल हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पुरुष अभ्यर्थी वर्ष 2017 के विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व में नियमानुसार आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2017 में भी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा था, उन्हें जो है दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना उनका जो रजिस्ट्रेशन पुराना वाला है उसी रजिस्ट्रेशन से वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, उनको फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। और वहीं पे जो है नए कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने जो है कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या A1 के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गए थे एवं जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 25/1/2018 के क्रम के संशोधन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली 2019 के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं विज्ञापन की तिथि दिनांक 20/3/2017 तक धारित करते हैं तथा जिनकी आयु 1/7/2017 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष हो रही है, वही इस विज्ञापन को जो है सबमिट कर सकते हैं, आवेदन इस विज्ञापन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी एज 1/7/2017 तक 21 वर्ष कंप्लीट हो रही है, वही अभ्यर्थी जो है इस आवेदन को, इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी एज 2017 तक 21 वर्ष नहीं हो रही है तो आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो फिर इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी एज 40 वर्ष होनी चाहिए, ये भी दिया हुआ है। तो आप लोग अपनी एज जो है काउंट कर लीजिएगा। अगर आप 2017 तक 21 वर्ष के हो रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भी अगर आपके पास हो रही है तो, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो 2017 तक शैक्षिक अर्हता
रखे हैं और जिनकी एज हो रही है वही इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी उलझाने वाली बात है यूपीपीएससी के द्वारा, क्योंकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, सबको एक बार मौका देना चाहिए था। लेकिन ये फ़िलहाल वैकेंसी 2017 की है, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो साथियों, और उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये बताया गया कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आप UPPSC.NIC.in की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे फॉर्म उपलब्ध है, आप वहाँ से जो है इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, वहाँ से भर सकते हो। और उसके नीचे आएंगे तो यही सब दिया है कि आपको कैसे, कहाँ पे जाके कैसे भरना है फॉर्म, ठीक है। तो चलिए साथियों, उसके बाद ये देख लेते हैं कि इस फॉर्म के लिए कितना शुल्क हमें देना पड़ेगा, कितना शुल्क निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले अनारक्षित और जनरल वालों के लिए या EWS यानी पिछड़ा वर्ग के लिए, तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो है आपसे 100 रुपये लिया गया है, और वहीं पे ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपये। तो सब मिला के 125 रुपये जो है जनरल OBC के लगेंगे। वहीं पे SC ST की बात करें तो SC ST के 40 और प्लस 25 मतलब 65 रुपये, 65 रुपये लिए जाएंगे। और वहीं पे आप PWD से अगर दिव्यांग श्रेणी से हैं तो आपसे 25 रुपये लिया जाएगा। आप अगर भूतपूर्व सैनिक से कैटेगरी से हैं तो आपको 65 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको शुल्क बताया गया है, कितना शुल्क किससे लिया जाएगा आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद उसके नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्म भरने के बारे में सब चीज़ें दी गई है कि आपको क्या क्या चाहिए है, कैसे कैसे OTP आएगा, कैसे आपको जो है सबमिट करना है। और उसके नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या दी हुई है। तो रिक्तियों की संख्या में वर्तमान में चिकित्सा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स में कुल रिक्तियाँ 558, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो पुरानी वैकेंसी जो थी उसमें 448 सीटें थी, और अभी जो है ये सीटें हो गई हैं 558। तो यहाँ पे 110 सीटें जो है बढ़ाई गई हैं। तो जो UPPSC को ये चाहिए था कि ये जो 110 सीटें बढ़ाई गई हैं इसके लिए तो सभी कैंडिडेट्स को एलिजिबल करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि आप 448 सीटों के लिए 2017 वालों को एलिजिबल कर दो, ठीक है। लेकिन जो 110 सीटें हैं उसके लिए तो जनरल जो है कैंडिडेट को लेना चाहिए था। जो 17 के बाद पास आउट हुए हैं उनको भी लेना चाहिए था, जिसकी एज नहीं हो रही है उनको भी 110 सीटों के लिए तो लेना ही चाहिए था, क्योंकि ये 10 सीटें जो है अभी नई है ना 110 सीटें, तो यहाँ पर तो सबको एलिजिबल करना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप वेतनमान देखेंगे, वेतनमान आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो वेतनमान जो है इसका 44,900 रुपये बेसिक होगा आपका, 44,900 रुपये से लेके आपका 1,42,400 रुपये, ठीक है। वहीं ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे आपका जो है 4600 रुपये, 4600 होने वाला है, ठीक है। तो 4600 ग्रेड पे जो है यहाँ पे आपका होगा। तो अच्छा खासा जो है ग्रेड पे मिलता है यहाँ पे आपको। लेवल 7 का जो है पे मैट्रिक्स बनता है आपका यहाँ पे। और उसके बाद आप वहीं पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आरक्षण से रिलेटेड जो है सारी जानकारियाँ दी गई है। आप इसको अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और फिर वहीं उसके बाद आप नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दी हुई है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए जो है वही मांगा गया है कि इंटरमीडिएट हाई स्कूल जो है आपका इसके समकक्ष जो है आप हो। उसके बाद आप GNM किए हुए हैं या जो है आप BSc नर्सिंग की जो है डिग्री रखते हो, और उसके साथ जो है साइकेट्री में जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ये सब हो, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे जो है पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगा गया है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि संविदा कर्मियों के लिए जो है जैसे अभी 3012 वाले वैकेंसी में 3 अंक दिया जा रहा था 1 साल पे, वैसे यहाँ पे भी देखिए दिया गया है कि जो कर्मचारी जो है पहले से जॉब कर रहे होंगे उनके लिए जो है यहाँ पे आपको 3 अंक दिया जाएगा 1 साल के लिए। और वहीं उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेंस के बारे में जो है जानकारियाँ दी हुई है कि अगर आप जो है प्रारंभिक परीक्षा इसकी क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मेंस में कैसे बैठना है, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दिया है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है, जिनके लिए आयोग के निर्देशन को सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। एवं अनारक्षित सामान्य अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश एवं OBC कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये जो है रखा जाएगा, एवं ऑनलाइन शुल्क 25 रुपये, सब मिला के जो है 225 रुपये आपको फिर से जो है सबमिट करना पड़ेगा जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे और मेंस का फॉर्म भरने लगोगे, ठीक है। वहीं पे SC ST कैंडिडेट के लिए 80 रुपये प्लस 25 मतलब 105 रुपये जो है इनको
पे करना पड़ेगा मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। ऐसे ही सबके जो है शुल्क दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिएगा। लेकिन मेन बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपको जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको दोबारा से एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी यह फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके बारे में सारी जानकारियाँ 12 नंबर पे दी हुई हैं, तो एक बार आप ये पूरी जानकारियाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वहीं पे आप नीचे इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा के उसके नीचे जो है अपना सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना होता है, जैसे आपने अभी 3012 वाली वैकेंसी में किया था, सेम वैसे ही इसका भी पैटर्न है। तो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। वहीं पे अगर हम नीचे और आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सब जो है आपको प्रमाण पत्र उसका जो है अनुरोध दिया गया है कि कैसे प्रमाण पत्र जो है बनवाना है आपको, ठीक है। तो इस सब के बाद मेन हम यहाँ पे देखते हैं आपको कि ये जो आपका मेंस होने वाला है उसका सिलेबस क्या रखा गया है, कैसे उसका एग्ज़ाम लेंगे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है, वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। तो इसका जो है एक परीक्षा होगी, एक प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, वो भी 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। वो प्रश्न पत्र आपका जो है 85 नंबर का ही होगा। और उसमें क्या है कि ये देखिए परीक्षा आयोजन पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय, ठीक है। प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए खंड अ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न पे 5 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा 125 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि लघु उत्तरीय के आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको 5 के 5 प्रश्न करने होंगे, सभी अनिवार्य रहेंगे और एक प्रश्न पे आपको 5 अंक दिया जाएगा। और उस आंसर को लिखने की अधिकतम जो सीमा होगी, आपको शब्द को सीमा दी जाएगी, वो 125 वर्ड्स की दी जाएगी, ठीक है। वहीं खंड ख में आपको जो है कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कोई भी 4 आप हल कर सकते हो, 2 प्रश्न आपको यहाँ पे छोड़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 15 अंक दिया जाएगा और आप मैक्सिमम जो है 300 वर्ड में इसका आंसर लिख सकते हो। तो आप जो है इस यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटन तो पूरा आपको एक एक चीज़ पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे पूरा आंसर लिखना पड़ता है बैठ के। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा है तो आप आंसर देख के एक बार आपको याद आ जाता है, आप टिक कर देते हो। लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरा रिटन में यहाँ पे लिख के आना है। तो यहाँ पे नर्सिंग के लिए जो है प्री और मेंस दोनों यूपीपीएससी ने कर दिया है, तो आपको तैयारी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने यूपीपीएससी की डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूरी जानकारियाँ देखा। अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसे जो है सॉल्व करने की। और लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन और आती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले आपके लिए ले आएंगे।